हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 1 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा चंपई सोरेन। तो दोस्तों, झारखंड के अब नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? चंपई सोरेन बने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि झारखंड में कोई इलेक्शन भी नहीं हुआ है, फिर भी नए मुख्यमंत्री कैसे बन गए हैं चंपई सोरेन? तो आपने न्यूज में देखा होगा कि झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री रहे हैं हेमंत सोरेन। तो उनको ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों, झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, जिसमें 3 पार्टियों का गठबंधन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी। तो इस महागठबंधन के विधायक दल के नेता कौन चुने गए हैं? चंपई सोरेन। इस प्रकार से वो अब नए मुख्यमंत्री बन गए हैं झारखंड के। चंपई सोरेन जी की बात करें तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। दोस्तों, वो सरायकेला सीट से विधायक हैं और 2005 से लगातार सरायकेला के विधायक बने हुए हैं। उन्हें झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। बात आई है झारखंड की, तो इससे रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए झारखंड की स्थापना कब हुई थी, तो 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी। दोस्तों, झारखंड किस राज्य से अलग होकर बना था? बिहार से। राजधानी क्या है इसकी? रांची। मुख्यमंत्री कौन है? चंपई सोरेन। राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 81। राज्यसभा की 6। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 14। बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये झारखंड राज्य में है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। झारखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अबुआ आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? झारखंड राज्य में शुरू की गई है। दोस्तों, झारखंड राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को पेंशन देने का फैसला किया गया है और इसके अलावा ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का भी दर्जा दिया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। दोस्तों, झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे मुख्यमंत्री डिस्कस करेंगे जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं रेवंत रेड्डी। आप देख सकते हैं ये कौन है? रेवंत रेड्डी। फिर ये हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव। फिर ये हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और ये हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। और ये हैं मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहोमा। और सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है दोस्तों अभी हाल ही में बिहार में। तो यहाँ पर कुछ बदलाव नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री वही हैं नीतीश कुमार, लेकिन ये 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। ठीक है, बिहार में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? नीतीश कुमार। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपको टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आप इसको ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। तो जनवरी 2024 की जो ई बुक है वो लॉन्च हो चुकी है, इसको ऐप से आप प्राप्त कर लीजिएगा। इसी प्रकार से ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको उपलब्ध है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको आप ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के लगातार तीसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा जय साय। तो बीसीसीआई के सचिव हैं जय साय, तो वो अब एशियाई क्रिकेट काउंसिल के लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बन गए हैं। दोस्तों, रोजर बिन्नी की बात करें तो ये कौन है? तो ये बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ग्रेग बार्कले कौन है? तो ये आईसीसी के अध्यक्ष हैं। और राजीव शुक्ला की बात करें तो ये बीसीसीआई के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। बात करते हैं जय साय की, तो दोस्तों जय साय लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं। पहली बार वो 2021 में अध्यक्ष बने थे, अब वो तीसरी बार बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, और जय साय 2021 में एसीसी के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी थे। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं एशियाई क्रिकेट परिषद की, तो इसे एशियन क्रिकेट काउंसिल बोलते हैं। इसका गठन 19 सितंबर 1983 को हुआ था।
मुख्यालय कहाँ है इसका? कोलंबो, श्रीलंका में। इसके अलावा खेल संस्थानों के अध्यक्ष भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH के अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम। हॉकी इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? PT उषा। याद रखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? PT उषा। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष कौन है? VVS लक्ष्मण। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 93। तो अभी हाल ही में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक 93 है। अब सवाल आता है कि इस इंडेक्स को किसने जारी किया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था ने इस इंडेक्स को जारी किया है। 180 देशों को इसमें शामिल किया गया था और इन 180 देशों में करप्शन की स्थिति को देखा गया है। यानी दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी किया गया है, ये करप्शन को लेकर के एक रिपोर्ट है कि किस देश में कितना करप्शन है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है भारत के बारे में कि 2023 में भारत में करप्शन बढ़ा है। 2023 में भारत की रैंक है 93, जबकि 2022 में भारत की रैंक 85 रही है। दोस्तों, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्कोर 39 है, जबकि 2022 में यह स्कोर 40 रहा है। दोस्तों, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 के अनुसार सबसे कम भ्रष्टाचार डेनमार्क में है, यानी डेनमार्क पहले स्थान पर है, और सबसे अधिक भ्रष्टाचार सोमालिया में है, इसकी रैंक 180 है। ये जो इंडेक्स जारी किया जाता है, इसमें 0 से लेकर के 100 तक का स्कोर दिया जाता है। तो जिस देश में जितना अधिक भ्रष्टाचार होगा उसको उतना कम स्कोर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पर इसको जारी किया जाता है। अगर हम टॉप 10 देश की बात करें तो पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, चौथे स्थान पर नॉर्वे, पांचवें स्थान पर सिंगापुर, छठे स्थान पर स्वीडन और छठे स्थान पर स्विट्जरलैंड भी है। नीदरलैंड 8वें स्थान पर, 9वें स्थान पर लक्समबर्ग और 9वें स्थान पर जर्मनी भी है। तो दोस्तों, ये टॉप 10 देश आप नोट कर सकते हैं। प्रमुख देशों की अगर हम बात करें तो अमेरिका 24वें स्थान पर, ब्रिटेन 20वें, फ्रांस भी 20वें स्थान पर है, जर्मनी 9वें, रसिया 141वें और चीन 76वें और पाकिस्तान 133वें स्थान पर है। तो ये रैंकिंग भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे अधिक भ्रष्टाचार वाले देशों की अगर हम बात करें तो उत्तर कोरिया 172वें स्थान पर है, म्यांमार और अफगानिस्तान 162वें स्थान पर है। सोमालिया में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है, इसलिए इसकी रैंक है 180। दोस्तों, हाल ही में जारी किए गए कुछ प्रमुख इंडेक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का 66वां स्थान रहा है, पहले स्थान पर UAE रहा है। QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग को अभी हाल ही में जारी किया गया था, तो दिल्ली विश्वविद्यालय 220वें स्थान पर रहा है और कनाडा का जो टोरंटो विश्वविद्यालय था वो पहले स्थान पर रहा है। अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 को जारी किया गया था, तो इसमें भारत 7वें स्थान पर रहा है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई नहीं था। चौथे स्थान पर डेनमार्क, 5वें स्थान पर एस्टोनिया और छठे स्थान पर फिलीपींस रहा है और 7वें स्थान पर कौन रहा है? भारत। हैनिले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 को अभी हाल ही में जारी किया गया था, तो भारत की रैंक क्या है इसमें? 80 है। फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, सिंगापुर और स्पेन ये सभी संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 161 रही है, पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में भारत 126वें स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर फिनलैंड रहा है। तो ये कुछ प्रमुख इंडेक्स हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी 2024 को अपना 48वां स्थापना दिवस मना रहा है। आपको याद रखना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब की गई थी? 1 फरवरी 1977 को। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है भारत की समुद्री सीमा में तस्करी को रोकना, ठीक है। तो तस्करी को रोकने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी। दोस्तों, भारत का जो तटरक्षक बल है ये दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली तटरक्षक बल है। वर्तमान में इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है? राकेश पाल। तो ये आप देख सकते हैं, ये कौन है? राकेश पाल।
फरवरी माह में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। 4 से 12 फरवरी तक राष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया जाता है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती भी मनाई जाती है। 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 16 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस और विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस, 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस भी मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने फरवरी माह के जो प्रमुख दिवस थे उनको एक बार रिवाइज कर लिया है, तो इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान इब्राहिम किस देश के राजा बने हैं? आंसर हो जाएगा मलेशिया। तो मलेशिया के अब नए राजा कौन बने हैं? सुल्तान इब्राहिम। मलेशिया के 17वें राजा के रूप में शपथ किसने ली है? सुल्तान इब्राहिम ने। उनकी ताजपोशी कब की गई है? 31 जनवरी 2024 को। दोस्तों, सुल्तान इब्राहिम का संबंध मलेशिया के जोहोर राज्य से है। मलेशिया में राजा को यांग डी पर्टुआन एगोंग भी बोला जाता है। मलेशिया में राजा का चुनाव हर 5 साल में होता है। दोस्तों, मलेशिया का जो राजा होता है वो इस्लाम के प्रमुख और आर्म फोर्सेस के कमांडर इन चीफ के रूप में काम करता है। याद रखिएगा कि मलेशिया में 9 शाही परिवार हैं और इन 9 शाही परिवारों में से बारी बारी से राजा बनाए जाते हैं। यानी कि इस साल जो जोहोर परिवार से राजा बने हैं, अब अगली साल दूसरे परिवार से राजा बनेंगे। 1957 में जब मलेशिया को अंग्रेजों से आज़ादी मिली है, उसके बाद से यहाँ पर राजशाही व्यवस्था अभी भी बरकरार है। बात करें अगर हम मलेशिया की, तो यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। यहाँ पर आप मलेशिया की लोकेशन देख सकते हैं, ये मैप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मलेशिया इस प्रकार से 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, और ये है साउथ चाइना सी। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम और करेंसी क्या है? मलेशियाई रिंगिट। और याद रखिएगा कि मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसानों में पहली ब्रेन चिप का प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा न्यूरालिंक। तो दोस्तों, टेस्ला के मालिक और ट्विटर के मालिक हैं एलन मस्क। तो उनका एक स्टार्टअप है जिसका नाम है न्यूरालिंक। तो न्यूरालिंक कंपनी के द्वारा अभी हाल ही में इंसान के दिमाग में सर्जरी करके एक चिप को इम्प्लांट किया गया है। दोस्तों, यह जो चिप है एक छोटे से सिक्के के आकार की चिप है और यह ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के बीच सीधे कम्युनिकेशन चैनल बनाएगी। कंपनी के द्वारा इस चिप का नाम भी रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? लिंक। यह 5 सिक्कों के आकार का एक उपकरण है जिसे सर्जरी के माध्यम से मानव मस्तिष्क के अंदर रखा जाता है। यहाँ पर आप उस चिप को देख पा रहे हैं जिस चिप को मानव मस्तिष्क के अंदर रखा गया है। दोस्तों, न्यूरालिंक के द्वारा ये जो चिप बनाई गई है, इसका उद्देश्य है नर्वस सिस्टम से संबंधित विकारों का उपचार करना। अगर ये ह्यूमन ट्रायल कामयाब हो जाता है तो इस चिप के माध्यम से दृष्टिहीन लोग देख सकते हैं और जो पार्किंसन रोग से पीड़ित हैं उनको भी इसमें सहायता मिल सकती है और पैरालिसिस के मरीज जो हैं वो चल फिर सकते हैं और कंप्यूटर भी चला सकते हैं। तो इस प्रकार का दावा किया गया है कंपनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है? आंसर हो जाएगा 4। तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इनका कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। वो 4 सदस्य कौन कौन है? एन झा, जो कि पूर्व व्यय सचिव और 15वें वित्त आयोग के सदस्य हैं। इसके अलावा दूसरे सदस्य हैं एनी जॉर्ज मैथ्यू, ये व्यय विभाग के विशेष सचिव हैं। और तीसरे हैं दोस्तों सौम्य कांति घोष, ये एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। और चौथे व्यक्ति हैं निरंजन राज्याध्यक्ष, तो ये अर्था ग्लोबल के कार्यकारी निदेशक हैं। तो इन्हें भी 16वें वित्त आयोग में सदस्य बनाया गया है।
कुछ समय पहले 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? अरविंद पनगड़िया, जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया बने हैं। यहाँ पर बात आई है वित्त आयोग की। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280(1) के तहत इसे स्थापित किया गया है और यह एक संवैधानिक बॉडी है। संवैधानिक बॉडी का मतलब यह है कि इसका वर्णन संविधान में किया गया है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान में वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 280(1) में किया गया है। इसका काम क्या होता है? तो यह केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख करना होता है। दोस्तों पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। और जो अभी तक 15वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु बाण जाति द्रव्य क्रय लाभा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह योजना ओडिशा राज्य में शुरू की गई है। तो दोस्तों ओडिशा की गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में लघु बाण जाति द्रव्य क्रय लाभा योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है लघु वन उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी प्रदान करना। देखिए दोस्तों आदिवासियों के द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो जंगलों से निकाले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम शहद की बात करें तो ये जंगलों से प्राप्त होता है आदिवासियों को, और बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जैसे आंवला की बात करें तो ये जंगलों से ही प्राप्त होता है। तो अब जब ये आदिवासी मार्केट में उसे बेचते हैं तो उनको उसका सही मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है। तो उड़ीसा के गवर्नमेंट के द्वारा ये योजना लाई गई है जिसके द्वारा उन आदिवासियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाएगा लघु वन उपज पर। चलिए दोस्तों राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाएं डिस्कस करते हैं। तो योग्य श्री योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है, अबुआ आवास योजना झारखंड में, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटका में, सबल योजना हिमाचल प्रदेश में, मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम में, युवा मितान परिवहन योजना छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार में, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश में और श्री रामलला दर्शन योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। तो ये है राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो दोस्तों अभी हाल ही में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन उत्तराखंड के ऋषिकेश में किया गया है। इस प्रोजेक्ट में 1 मेगावाट रूप सौर संयंत्र से प्रतिदिन 50 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों बात करें अगर हम टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की तो यह विद्युत क्षेत्र का एक पीएसयू है। टीएचडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, यह नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के स्वामित्व में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ेगी? आंसर हो जाएगा 7%। तो दोस्तों अभी हाल ही में आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक समीक्षा तैयार की गई है। तो इस समीक्षा में ये कहा गया है कि वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे अधिक की विकास दर हासिल कर लेगी। दोस्तों ये जो समीक्षा तैयार की गई है इसे मिनी इकोनॉमी सर्वे भी माना जा रहा है। दोस्तों अभी हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 0.20% बढ़ा करके 6.5% कर दिया है। तो ये आंकड़ा आपको जरूर नोट करना है क्योंकि इस प्रकार के आंकड़े आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? संस्कृति मंत्रालय। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है? 718 है। अजाली असोमानी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? कोमोरोस। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की कुलपति सतनाम सिंह संधू को किस सदन के लिए मनोनीत किया गया है? राज्यसभा के लिए। भारत ऊर्जा सप्ताह का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? गोवा में। शरद चौहान किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं? पुदुचेरी के। किस संगठन ने भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को
विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया है यूनेस्को। TRAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहौटी। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच में। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947 से 1971 पुस्तक का पहला खंड किसने जारी किया है? हेमंता बिश्वा शर्मा ने। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख समाधि स्थल। तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल को हम राजघाट बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांति वन, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को हम विजय घाट बोलते हैं, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल और मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को अभय घाट, चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट, KR नारायणन के समाधि स्थल को उदय भूमि बोला जाता है, राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट बोला जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा इसका लद्दाख। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर लद्दाख बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है, CP राधाकृष्णन किस राज्य के गवर्नर हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर।